आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो खबर जो हमारे आपके सबके गौरव मूल्यों को बढ़ाता है। आज विधानमंडल का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया, लेकिन ये शीतकालीन सत्र बेहद खास रहा। 29 नवंबर से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रगान जन गण मन से शुरू हुई थी, जबकि शीतकालीन सत्र का समापन राष्ट्रगीत वंदे मातरम से हुआ। बिहार विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब सदन की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई थी। और चलिए अब इस खबर के मायने के समझने को कोशिश करते हैं। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी वर्ष मना रहा है। इतिहास में पहली बार राष्ट्रगान से सत्र की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रगान से कार्यवाही की शुरुआत गौरव मूल्यों को बढ़ाने का एक अच्छा प्रयास है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एकता अखंडता का प्रतीक है। सभी विधायकों की सहमति से राष्ट्रगान से कार्यवाही की शुरुआत करने का फैसला लिया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को सम्मान देना हमारा मूल कर्तव्य भी है। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का समापन वंदे मातरम से हुआ, लेकिन एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में राष्ट्रगीत गाने से इनकार कर दिया और स्पीकर पर एक संस्कृति को थोपने की कोशिश का आरोप लगाया। इस पूरी खबर को देखिए, फिर ये जानिए कि ओवैसी की पार्टी के विधायकों को वंदे मातरम से परहेज आखिर क्यों है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद सदन में राष्ट्रगीत गाया जा रहा था। विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रगीत के सम्मान में खड़े थे, राष्ट्रगीत गा रहे थे, लेकिन इन सभी विधायकों के बीच एक ऐसा विधायक भी मौजूद था जिसने राष्ट्रगीत नहीं गाया और विधानसभा से बाहर निकलने के बाद राष्ट्रगीत के साथ साथ स्पीकर की कार्यशैली पर भी आपत्ति जता दी। राष्ट्रगीत के बारे में कई आपत्तियां हैं और एक ऐसे सदन में जो सबके सहमति से चल रहा हो, वहां पर इस तरह की रवायत को कायम करना ये कहीं से उचित नहीं है। आपने राष्ट्रगीत गाया? नहीं, मैं नहीं गाता उसको। मैं राष्ट्रगान गाता हूँ। राष्ट्रगीत क्यों नहीं गाता? राष्ट्रगीत से मैं राष्ट्र से प्रेम करता हूँ। ये बताइए, मुझको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है गाना? मैं जो काम करता हूँ आपको कहूंगा आप क्यों नहीं करते? लेकिन राष्ट्रगीत तो सबके लिए क्यों नहीं गाते? सब राष्ट्रगीत किसने कहा सबके लिए?
किसने कहा? आप कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन? आप नहीं मान- आप कॉन्स्टिट्यूशन से कह रहे हैं बात? ये किसने कहा कि सबके लिए? आप राष्ट्रगीत में आपत्ति मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप किसके हवाले से करेंगे? सबके लिए है? किसके कंपल्सन कहां से आया? अख्तरुल ईमान उसी AIMIM के विधायक हैं जिस पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी हैं, जो खुद इस तरह के विवादित बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं जब अख्तरुल ईमान ने विधानसभा में इस तरह की स्थिति पैदा कर दी हो। बिहार विधानसभा में 17वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को जब शपथ दिलाई जा रही थी, उस समय भी अख्तरुल ईमान ने हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति जताते हुए भारत शब्द के इस्तेमाल की इजाजत मांगी और कहा कि वो उर्दू में शपथ लेना चाहते हैं। तब भी कुछ देर के लिए स्थिति असहज हो गई थी। अख्तरुल ईमान के इस नए विवाद पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जिन्हें राष्ट्रगीत नहीं गाना है वो पाकिस्तान चले जाएं। यहाँ रहना है तो यहाँ का राष्ट्रगान गाना हर भारतीय का कर्तव्य है, और इस पर आपत्ति होना इसका मतलब उसकी मंशा गलत है। लेकिन अख्तरुल ईमान ने जिस तरीके से आपत्ति राष्ट्रगीत पर, आज जो राष्ट्रगीत गाया गया सदन के समाप्ति पर, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई। आपत्ति अगर वो जता रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका छाता कहीं और लगा है। वो पाकिस्तान में बारिश होगा और यहाँ छाता लगाएंगे, ये नहीं चलेगा। इस हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो राष्ट्रगान गाना है, राष्ट्रगीत गाना है। इसमें अगर किसी को परहेज है तो वो जहां जाना है वो जाए। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने भी इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये गलत परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, ये तो लोकसभा में चल रहा है। और एक चीज बता देते हैं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के गौरव को बढ़ाता है, हमारी जो ऐतिहासिक क्षण को याद दिलाता है, हमारे विरासत पर गर्व करने का अवसर महसूस होता है। सवाल है कि क्या अख्तरुल ईमान जैसे नेता जानबूझकर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम साधारण गीत नहीं बल्कि राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। राष्ट्रगीत के जरिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देशवासियों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के लिए अपनी रचनाओं से प्रेरित किया था। वंदे मातरम गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आज जन्मदिन है। अब यह भी जानना बेहद जरूरी है कि मुस्लिमों को वंदे मातरम गाने से आखिर परहेज क्यों है। वंदे मातरम गीत को पहली बार 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में गाया गया था। थोड़े ही समय में यह गीत अंग्रेज शासन के खिलाफ क्रांति का प्रतीक बन गया। जब हर अधिवेशन में यह गीत गाया जाने लगा तो 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गीत का विरोध किया था। इसके साथ ही मुसलमानों ने वंदे मातरम को राष्ट्र गान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जिन्ना के सहारे सियासत चमकाने वाले नेता आज भी उसी राह पर हैं। तो सवाल यह है कि राष्ट्रगीत नहीं गाने वाले अख्तरुल ईमान पर आखिर कार्रवाई कब तक होगी? स्पीकर की पहल पर सवाल उठाने वाले AIMIM के विधायक पर एक्शन आखिर कब तक होगा? क्योंकि इस बार मामला राष्ट्रगीत और स्पीकर दोनों की गरिमा से जुड़ा हुआ है। और वहीं देखिए, राष्ट्रगीत के अपमान पर तकरीबन सभी राजनीतिक दलों ने अख्तरुल ईमान पर जमकर निशाना साधा है। किसने क्या कहा ये आप भी सुनिए। किसको परेशानी होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र के प्रति जिनका समर्पण है, सब लोग इसको अच्छा खाते हैं। मुझे लगता है कि जब उनके आका ओवैसी साहब ही जन्ना 2 है तो हम लोग उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे भारत के अंदर, देश के अंदर, चाहे वो राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, इसमें क्या आपत्ति है? कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से निकले हुए उद्घोष हैं, और जिसको स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने ज़माने में गाया और जिसको आज हम बड़े खुशी से और हर्ष के साथ गाते हैं। इस परंपरा में और इस सच्चाई में, और राष्ट्रगीत हो और राष्ट्रगान हो,
दोनों के गाने में और उद्घोष करने में मुझे व्यक्तिगत स्तर पर कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों से राय विचार विमर्श करके सदन के माध्यम से पहले सूचना दे देना चाहिए था, उसके बाद करना चाहिए था, लेकिन किए हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं। लेकिन कुछ विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि नहीं हम गाएंगे ही नहीं, ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। अब उनका अलग चीज़ है, कुछ लोगों का अलग चीज़ है, लेकिन हकीकत है राय विचार विमर्श करके अगर करते तो वो भी तैयार हो जाते, ना कि। और चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जरा सोचिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसके साथ ये भरोसा भी लेकर जाते हैं कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन 11 दिनों पहले मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में एक लापरवाह डॉक्टर ने 65 लोगों का ऐसा इलाज किया कि अब पूरी जिंदगी अंधेरे के दरवाजे पर खड़ी है। उस लापरवाही के बाद अंधेरे में रोशनी की जिंदगी तलाशते 9 मरीज आज बिहार सरकार की पहल पर पटना पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, परिजनों की मांग क्या कुछ है, ये सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में, और उसके बाद खबर तो समझिए। ना बुझाता है ना, एकदम ना। आँख गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। आँख के बदले आँख चाहिए ना, तो जीवन जीविका चाहिए। रोशनी की तलाश में ये सभी लोग मुजफ्फरपुर से पटना के IGIMS अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल की अंधेर गर्दी कहिए या एक फरार और लापरवाह डॉक्टर की लापरवाही, जिसने इन सभी की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। बिहार सरकार ने इंतजाम किया तो फिर से उम्मीद की रोशनी इन आंखों में पल रही है। जो पहले सहारा नहीं मांगते थे वो अब सहारा मांग रहे हैं, क्योंकि आंखों की रोशनी नहीं है। और एक दूसरे को सहारा देते हुए जो परिजन हैं यहाँ अस्पताल लाए हैं, और यहाँ पर अब IGIMS में जो डॉक्टरों की टीम है अब इलाज में जुट जाएगी। आज रात से ही ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मुजफ्फरपुर से आई ये है जबीदा खातून। उम्र इतनी ज्यादा है कि ये खुद से सीढ़ियां भी नहीं चढ़ सकती। उम्र के इस पड़ाव पर एक डॉक्टर की लापरवाही ने इनकी आंखों की रोशनी भी छीन ली। तन को सा ना बुझाता है ना, एकदम ना। परछाई हो ना बुझाता, कुछ नहीं दिखाता है, कुछ ना। पहले दिखाई दे रहा था। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा मामूली रहा, भेल कम भेल। ऑपरेशन के बाद कुछ नहीं दिखता, कुछ ना, ये आँख कुछ ना। अब नीतीश बाबू बोले हैं कि पटना में आपका इलाज होगा। हाँ। अब लग रहा है कि आँख ठीक हो जाएगा। अब हम तो विश्वास से पर अली है, हम तो विश्वास से पर अली है। पहले देखते रही आँख से। हाँ, बढ़िया से। हाँ। डॉक्टर ठीक से इलाज नहीं केलक ना। तब इलाज करेबे बढ़िया से, हाँ, तब जेबे। जबीदा खातून की एक आंख काम कर रही है, लेकिन वैशाली के जगदेव राम की तो दुनिया ही अंधकार में जा चुकी है। दोनों आंखें गंवा चुके जगदेव पर जिंदगी भारी है, तो उनके परिजनों की आंखों में उस लापरवाही के खिलाफ आक्रोश तैर रहा है। परेशानी है तब तो आएंगे ऐसे हॉस्पिटल। आँख गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है। जी नहीं, बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। बहुत बड़ी हो गया लापरवाही, जिंदगी भर के लिए हो गया मेरे साथ। हमको कहना में आँख के बदले आँख चाहिए ना, तो जीवन जीविका चाहिए बस। अब लग रहा है सरकार इलाज कराएगी तो कुछ राहत मिली है। अरे सरकार के तब हाथ में आ गए, अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वही तो समझे गए। हम लोग तो नहीं जानेंगे, हम लोग तो आए भलाई के लिए। दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में 65 लोगों की आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंख निकालनी पड़ गई। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल के प्रबंधन के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि एक दिन में 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ND साहू का 11 दिनों बाद भी कोई अता पता नहीं है। कल तक जो अपनी आंखों से दुनिया देखा करते थे अब दूसरों का सहारा मांग रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से सभी ने अपनी आंखें गंवा दी है। ऐसे में राज्य सरकार ने अब पहल की है, IGIMS में इलाज होगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों की आंखों की रोशनी गायब हुई है, आंखों की रोशनी वापस लौट सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब इस खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 22 नवंबर को मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में कैंप लगा था। कैंप मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए लगाया गया था। कैंप में 65 से अधिक लोगों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों के आंखों की रोशनी चली गई। इन्फेक्शन की वजह से 15 लोगों की आंखें निकाली गई। शिकायत के बाद
सीएस ने जांच टीम का गठन किया। जांच टीम की रिपोर्ट आनी अभी भी बाकी है। बुधवार को एनएचआरसी ने नोटिस जारी कर मुख्य सचिव से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पीएमओ तक पूरा मामला पहुंच चुका है। अब अकफोड़वा कांड की जांच आईएमए भी करेगा। बिहार आईएमए ने जांच टीम का गठन भी कर दिया है। यह पूरा मामला लापरवाही से जुड़ा है। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर अभी तक फरार बताया जा रहा है। अब हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर एनडी साहू के बारे में कोई पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। डॉक्टर ने कैसे एक दिन में 65 लोगों का ऑपरेशन कर दिया, ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इस वक्त सबके मन में उठ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराबबंदी को ठेंगा दिखाने वाले अब नहीं बचेंगे, क्योंकि सीएम की समीक्षा के बाद पुलिस और प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। गोपालगंज के बाद मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव आज मुजफ्फरपुर पहुंचे। शराबबंदी के लिए उन्होंने 2 खास निर्देश दे दिए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए और उसके बाद खबर तो समझिए। पटना जंक्शन पर ट्रेनों की सघन जांच, शराब के अवैध अड्डे पर प्रहार। 16 नवंबर को सीएम की समीक्षा के बाद पुलिस पूरे एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब ड्रोन से भी शराब की निगरानी होगी। साथ ही हमने ये भी कहा है कि अब हम ड्रोन से भी मॉनिटरिंग शुरू करने जा रहे हैं। 1-1.5 महीने के अंदर ये व्यवस्था भी आ जाएगी। तो कड़ाई से करना है, ये निर्देश मैंने सभी जिलाधिकारियों को और आरक्षी पुलिस अधीक्षकों को दिया है। दरअसल बिहार में शराबबंदी कानून को और मजबूती से पालन कराने को लेकर मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों के अधिकारी और पदाधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें नदियों के जरिए आ रही शराब को देखते हुए रिवर पेट्रोलिंग के निर्देश भी दिए गए। बॉर्डर पे हम लोगों ने कहा है कि अब और सघन किया जाए, खासतौर से बेतिया और मोतिहारी में। सीतामढ़ी से भी हमने कहा है कि एसएसबी के साथ लाइजनिंग और अच्छी करें और नेपाल बॉर्डर से होने वाली तस्करी को रोकथाम के लिए कदम उठाएं। तो इन सब बातों पे काफ़ी चर्चा हुई है। फिर रिवर पेट्रोलिंग पे भी हमने बहुत जोर डाला है कि रिवर पेट्रोलिंग 24 घंटे करनी है। इसके लिए जो आवश्यक संसाधन जिलाधिकारियों को चाहिए हम लोग प्रबंध कराएंगे। मुजफ्फरपुर से 3 दिन पहले यानी 30 नवंबर को भी के पाठक गोपालगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने बिहार यूपी की सीमा से लगे चेक पोस्ट का जायजा लिया था। जाहिर है जहां जहां जहरीली शराब ने कहर बरपाया है, उन जगहों पर अपर मुख्य सचिव की खास नजर है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। और देखिए, गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पहुंचने के मायने को समझते हैं। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर जब से के पाठक ने पदभार संभाला है, तब से विभाग द्वारा शराबबंदी को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस बीच मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक बड़ी पहल की है। अब शराब से जुड़ी कोई भी जानकारी आम लोग सीधे तौर पर अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए बेहद सख्त माने जाने वाले अधिकारी के पाठक ने अपना आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। 9473400600 के पाठक का ये व्हाट्सएप नंबर है। बताया गया है कि शराब के बारे में सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। पिछले 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 19,175 छापेमारी की गई है, जबकि 4,000 केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। पिछले 15 दिनों की अगर बात करें तो 4,670 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। 400 से अधिक गाड़ियों को शराबबंदी कानून के तहत जब्त किया गया है। अब शराब के खिलाफ ड्रोन से निगाहबानी की तैयारी है। रिवर पेट्रोलिंग भी की जाएगी ताकि नदियों के जरिए तस्करी को किसी भी तरह से रोका जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस